वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 8/8/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 36 मोबाइल बेचने पर किसी मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था और विक्रय मूल्य कितना है। उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 36 मोबाइल उसने क्या किया, बेचा। तो 36 मोबाइल बेचा यानी कि 36 मोबाइल का एसपी कितना हो जाएगा, 36 एसपी यानी कि 36 विक्रय मूल्य। उसमें बोला कि 4 विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो यहाँ पर जो अगर उसने पहले जो है 36 मोबाइल बेचा है तो उसने 36 मोबाइल खरीदा भी होगा, यानी कि 36 मोबाइल का सीपी। और आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर आपका क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो इधर आपका क्या है, फिलहाल विक्रय मूल्य है, इधर आपका क्रय मूल्य है। तो बोला गया है कि जब 36 मोबाइल बेचा जाता है तो 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि यानी कि लॉस होता है। तो 4 मोबाइल का विक्रय मूल्य यानी कि क्या हो जाएगा, 4 मोबाइल का विक्रय मूल्य 4 एसपी, ये आपका क्या लॉस है। तो लॉस और एसपी यानी कि हानि और विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य बन जाएगा। इधर आपका टोटल क्रय मूल्य हो गया वस्तु का, इधर आपका क्रय मूल्य है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 40 एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 सीपी होगा। कितना होगा, 36 सीपी। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल सकता है, एक वस्तु का सीपी और एसपी का अनुपात आ सकता है यहाँ पर है। तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी बाई एसपी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 से यहाँ पर कटेगा तो 4 नंबर 36, 4 दहें 40 होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 10, एसपी आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट, और उसी एक वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, 9 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 10 का सामान कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है, तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है। 10 का सामान अगर उसमें 9 में बेचा तो कितने की हानि हो रहा है, 1 यूनिट का हानि हो रहा है। और लाभ प्रतिशत या फिर यानी कि हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 चला गया तो आपका कितना आएगा, 10% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक से बनाने का तरीका। अगर आप इसे जो है ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है इसे बना सकते हैं। जैसे कि बोला कि उसने जो है 36 मोबाइल बेचा तो 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि लॉस कितना है, 4 मोबाइल के बराबर, यानी कि मान लेते कि 4 रुपये का क्या है, हानि है। अगर आपसे यहाँ पर बोला गया कि हानि हो रहा है तो जितना जो है यहाँ पर टोटल एसपी है, यानी कि 36 मोबाइल तो मान लेते 36 एसपी है, तो जितना आपका एसपी है उसमें क्या करेंगे, अगर आपका हानि यानी कि लॉस हो रहा है तो जितने का लॉस हो रहा है उसको क्या कर देंगे, 36 में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 36 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 होगा। और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया, 4 से 4 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10% आएगा। तो ये आपका हो गया ट्रिक से बनाने का तरीका। ये आपका मैंने बेसिक भी बता दिया तो ट्रिक भी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। तो दोनों स्थितियों में आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात कितना है, 10:7 है, तो ब्याज की दर यानी कि रेट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया है कि 10 यूनिट क्या है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और 7 यूनिट आपका क्या है, यहाँ पर ब्याज है। क्या है आपका ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। जब आपका क्वेश्चन में नहीं बताया जाए कि वह जो है ब्याज लग रहा है CI पे लग रहा है या फिर ESI पे लग रहा है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे लग रहा है या फिर साधारण ब्याज पर लग रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं बताया जाए तो आप आम तौर पर मान लेंगे क्वेश्चन में कि वो जो है क्या लगा रहा है, साधारण ब्याज लगा रहा है। यहाँ पर क्योंकि क्या दिया गया, यहाँ पर नहीं बताया गया है कि आपका ब्याज जो है कैसा लग रहा है। तो अगर ब्याज आपका क्लियर नहीं किया जाए क्वेश्चन में तो आप खुद से मान लेंगे कि वह क्या है, साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, साधारण ब्याज मानेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, रेशियो में हिसाब से मान लेते 10 यूनिट जो है प्रिंसिपल है, यानी कि यहाँ पर फिलहाल मान लेते ये 10 रुपया क्या था, मूलधन था। उनमें जो है 5 सालों में कितना ब्याज, यानी कि 5 सालों में टोटल कितना रुपये ब्याज मिल जाता है, तो 7 रुपये ब्याज मिल जाता है। तो 7 रुपये ब्याज कितने सालों में मिला, 5 सालों में। तो अगर 7 को 5 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज रुपये में निकलेगा। तो यहाँ पर जो है 7 को 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर आपका कितना 2 बचेगा तो 5 चौक 20, यानी कि 1.4 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर जो है 1 साल का क्या हो गया, ये साधारण ब्याज है। हमें क्या चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए कि 1 साल का कितने प्रतिशत रेट था। तो ब्याज कितना लगता है 1 साल में, 1.4 रुपये। और ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो मूलधन कितना है, 10 यूनिट है, यानी कि 10 रुपये है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा आपका 10, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य ऊपर चला गया तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर 14 बचा, यानी कि दर आपका कितना आ गया, 14%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है तो लाइक कर दीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 kg है, तो नई वस्तुओं को शामिल करने से औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नई वस्तु का वजन यानी कि वेट क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बोला गया कि 12 वस्तुओं का औसत वजन कितना, 18 है, यानी कि फिलहाल जो है 12 वस्तुओं का एवरेज वेट कितना है, 18 है। उनमें बोला गया कि पहले जो है कितना, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 था, तो पहले कितने वस्तु थे, 12 वस्तु थे। उनमें जो है क्या किया गया, एक वस्तु और शामिल किया गया, तो अब जो है टोटल कितने वस्तु हो गए, 13 वस्तु हो गए। और इन 13 वस्तु को बोला गया कि जब ये जो है नया वस्तु आया, उनके आने से 500 ग्राम प्रति जो है वस्तु पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि घट जाती है औसत वजन में। तो यहाँ पर बोला गया कि उसके आने से 500 ग्राम घट जाता है, तो उसके जो है औसतन कितना घट जाता है, कुल अगर 13 वस्तुओं में सारे 5500 ग्राम 500 ग्राम घटेगा तो कुल मिलाकर कितना घट जाएगा। 500 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाफ, कितना आ जाएगा 1/2। तो 13 का ये 1/2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6.5 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना जो है आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटाएंगे किस में, 6.5 माइनस कर देंगे किस में, 18 में करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11.5 आएगा। कितना आएगा, 11.5 kg, जो कि नए वस्तु के शामिल होने के बाद ये आपका औसत वजन यानी कि एवरेज वेट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, आयत की विकर्ण की लंबाई दी गई है और एक भुजा की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका क्या होता है, एक आयत यानी कि रेक्टेंगल होता है,
इसका डायगोनल यानी कि बीकन की लंबाई कितनी दी गई 26 सेंटीमीटर। और बोला गया कि एक जो है भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आयत का सभी कोण जो है कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 26 है, ये 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ कि 3-4 ट्रिपलेट होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे कि 3-4 से आपका क्या बनता है 5 बनता है, फिर आपका 8 और 6 से क्या बनता है 10 बनता है, फिर आपका 12-5 से क्या बनता है 13 बनता है, फिर आपका 24 और 10 से क्या बनता है 26 बनता है। तो ये 3-4 ट्रिपलेट जो कि अधिकतर बार आपके यूज होते हैं। तो ये ट्रिपलेट आप हमेशा जो है याद रखिएगा, जिससे कि आपको जो है इस तरीके के प्रश्न में आसानी से आप हल कर सकते हैं। वरना आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हल करना होगा। हल करेंगे 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 676 माइनस 100 करेंगे तो 576, 576 का अंडर रूट 24 होता है। इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम से फिर आपको हल करना पड़ेगा, वरना आप ट्रिपलेट याद रखेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर अब इस आयत की लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आपका कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 10% तथा 20% को 2 क्रमिक छूट यानी कि 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट पर क्या कर देता है, बेच देता है। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 10% का फ्रैक्शन परसेंट के वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 10% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 0 चला गया, यानी कि 10% को 1/10 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर से जो है हमें पता चलता है कि जब पहली छूट दी जाती है तो 10 यूनिट में उस जो है वस्तु को एक तरीके से खरीदा और उस पर क्या किया 1 यूनिट के छूट पर बेच दिया गया। यानी कि इस तरीके से जो है 10 यूनिट में उसने वस्तु को खरीदा और 1 यूनिट के छूट यानी कि कितने में बेच दिया 9 यूनिट में बेच दिया। फिर जो है दूसरा बार एक बार और जो है उसी वस्तु पर छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर से पता चल रहा है कि दूसरी छूट में से कि जो है उस वस्तु को 5 यूनिट में खरीदा और 1 यूनिट के छूट में बेच दिया। यानी कि 5 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट के छूट यानी कि कितने में बेच दिया 4 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस वस्तु को जितने में खरीदा था, और इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जितने में उस वस्तु को बेचा जाएगा उसका यूनिट में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10×5=50 रेशियो 9×36 होगा। यानी कि 50 यूनिट में खरीदा था उसे और 36 यूनिट में बेच दिया। तो 50 यूनिट में खरीदा था, रुपये में कितना रुपये में खरीदा था 1800 रुपये में खरीदा था। तो 50 यूनिट का वैल्यू एक तरीके से कितना है आपका 1800 रुपये, कितने हैं 1800 रुपये। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5×3=15, 36×5=180, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा 36 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, यानी कि इस 36 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 36, तो 36 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 36 में 36 से गुना करेंगे। तो 36 का स्क्वायर आपका कितना होता है 1296 होता है। यानी कि उस वस्तु को 1296 रुपये में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको हल करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पूर्णांक को जो है यहाँ पर आपको इतना गुना नहीं करना है, जैसे जो है जिस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं पहले उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 99 को 99 से गुना करेंगे, यानी कि इस तरीके से 99 × 99 प्लस क्या करते हैं 95 करते हैं, तो प्लस 95 रहने देंगे, बटा आपका कितना है 99 ही रहेगा, इंटू आगे आपका क्या है 99 है और क्या है -95 है। हल करेंगे यहाँ पर तो 99 चला गया, प्लस 95। अब क्या बचेगा, ये तो 99 कट गया, यानी कि 1 से गुना होगा तो आपका 95 यहाँ पर बचेगा। तो ये +95 -95 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि वैल्यू आपका क्या आएगा 99 × 99 का वैल्यू आएगा। तो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा
गुना आपका यहाँ पर होगा तो 9×81 1 आपका हो जाएगा 9×81 दूनी 162, 162 8 आपका कितना हो जाएगा 170, यानी कि 17, 9×81 या 17, 81 या 17 आपका कितना हो जाएगा 98 होगा, यानी कि 99 × 99 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 9801 आएगा। कितना आएगा 9801 आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का इतना आंसर आपका आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर आकार के किसी घनाभ यानी कि क्यूबॉइड को 3 कट के द्वारा 8 सदृश भागों में काटा जाता है, तो सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको फिगर से जो है समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से जो है कट लगाया जा रहा है इस घन में। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम दीजिएगा, यहाँ पर आपका मैं घन बना देता हूँ पहले, यानी कि क्यूबॉइड, मतलब सॉरी घन नहीं घना बना देता हूँ। क्यूबॉइड यहाँ पर बनाना है, घना बनाना है, घन नहीं। घन आपका क्या हो जाता है क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपका ये फिगर बन गया, ये आपका क्या बन गया एक घनाभ बन गया। क्या बन गया घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड बन गया। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, ये आपका एक सिंगल क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है। तो इसमें कितने कट लगाए जाते हैं 3 कट लगाए जाते हैं, जो कि 3 कट लगाने पर कितने भागों में कट जाए 8 भागों में बट जाए। 3 कट लगाकर इस क्यूबॉइड में यानी कि घनाभ में 8 भागों में इसे बांटना है। तो कैसे काटेंगे, सबसे पहले जो है इस तरीके से काटेंगे, इसे जो है 20 से काटेंगे। किधर से काटेंगे, इधर 20 से काटेंगे इस तरीके से। ये जो आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये जो है पहले 20 से काटेंगे इधर, फिर जो है ये आपका क्या हो गया एक कट हो गया। ये आपका सीधा जो है ऊपर से मान लीजिए कि कोई चाकू है, सीधा जो है या फिर तलवार मान लीजिए, तलवार से सीधा जो है यहाँ पर मारा जाता है। आपका एक कट पहले यहाँ पर लगा, फिर जो है दूसरा कट आपका इस तरीके से लगेगा। दूसरा जो है आपका यहाँ पर जो है मान लीजिए कि लंबाई की तरफ से काटा जा रहा है, किस तरीके से लंबाई की तरफ से काटा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया 2 कट हो गया। एक आपका जो है लंबाई की तरफ से काटा गया, एक आपका चौड़ाई की तरफ से काटा। तो अभी तक कितने कट लगा चुके हैं 2 कट। 2 कट में कितने भागों में बट गया 4 भागों में एक क्यूबॉइड बट चुका है अभी तक। फिर क्या करेंगे, फिर बीच से काट देंगे क्यूबॉइड को, क्या करेंगे बीच से काट देंगे, क्योंकि ऊपर से काटे तो कितने बार में कटा, कितना भागों में बटा। जब ऊपर से 2 कट लगाया गया तो 4 भागों में बटा। तो जब इसे बीच से काट दिया जाएगा तो 4 भाग ऊपर बचेगा, 4 भाग नीचे बच जाएगा, यानी कि 3 कट लगाकर इस क्यूबॉइड को हम लोग 8 भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, आशा करता हूँ जो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा था। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने कट 3 कट लगाकर जो है 8 भागों में बांट दिया गया। तो अब जो है क्या बचेगा, अब एक नया घनाभ बचेगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए एक जो है आप नया घनाभ इस तरीके से, छोटा घनाभ इससे ऐसे जो है कितने घनाभ निकल जाएंगे, इस बड़े घनाभ से ऐसे जो है छोटे घनाभ कुल मिलाकर 8 घनाभ निकलेंगे। और हमें क्या निकालना है, इस 8 घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो अगर इस पूरे घनाभ की लंबाई अगर 100 मीटर थी, तो इसको अगर बीच से काट दिया जाएगा तो इसकी लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, आधा, यानी कि 50 मीटर हो जाएगी। कितनी होगी 50 मीटर होगी। फिर जो है चौड़ाई को भी क्या किया गया, चौड़ाई को भी जो है आधा काटा गया होगा। चौड़ाई भी जो है अगर यहाँ पर ये जो आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई अगर टोटल 80 सेंटीमीटर, तो आधा चौड़ाई की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी से क्या किया गया, बीच से काटा गया। बीच से काटा गया तो ऊपर भी कुछ लंबाई बची होगी, नीचे भी, यानी कि लंबाई को भी क्या किया गया, इधर आपका लंबाई को भी क्या कर दिया गया होगा, आधा आधा में बांट दिया गया होगा। तो लंबाई अगर टोटल लंबाई पहले वाले घनाभ की 60 सेंटीमीटर थी, तो आधी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, उन 8 घनाभों में से एक की जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो गई। तो इनका क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + LH होता है। L से आपका लेंथ यानी कि लंबाई, B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, H से हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2।
लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 50 इंटू 40 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200, सॉरी 2000 होगा, 200 नहीं 2000 होगा, प्लस बी इंटू एच यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 40 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1200, और लंबाई इंटू ऊंचाई यानी कि 50 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 होगा। ये जो आपका क्या हो जाएगा एक घनाभ की लंबाई, हमें ऐसे कितने घनाभ की लंबाई चाहिए 8 घनाभ की, तो 8 से गुना कर देंगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 12 27, 27 अभी 47, 47 दूनी 9400 होगा, कितना होगा 9400 इंटू 8, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 2 शून्य 8 चौक 32 2 3 9 8 72, 72 3 आपका कितना हो जाएगा 75 होगा, यानी कि 75,200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे 8 घनाभों का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो है परीक्षाओं में ये सब आपको इतना फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आपका कैलकुलेशन सिर्फ मात्र इतना है, अगर आपको ये मैथ बनाने के लिए आता है तो आपका मात्र सिर्फ इतना कैलकुलेशन आएगा, जो कि मैंने आपको नीचे में यहाँ पर घेरा है। कैलकुलेशन करने का मात्र आपको इतना है, मैंने समझाने के लिए ये सब सारा इतना लंबा आपको बताया है। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसे परीक्षाओं में हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 तक सभी अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर जो है भाज्य और अभाज्य संख्या कितने तक हमें देखना है, 1 से लेकर 100 तक, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हमें इनमें से पता होना चाहिए कौन सी संख्या अभाज्य कौन सी भाज्य है। तो यहाँ पर जो है एक को छोड़कर, यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी संख्या या तो अभाज्य होगी या फिर भाज्य होगी। तो यहाँ पर जो है एक हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक जो आपका क्या होता है यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ये एक को बोला जा सकता है ये जो है आपका एक तरीके से अभाज्य भी है और भाज्य भी है। तो यहाँ पर जो है एक को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 2 से लेकर 100 तक का योग निकालना होगा। तो हमें योग निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और n आपका क्या होता है, n आपका होता है नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, यानी कि जितनी जो है संख्याएं होगी वो आपका क्या होता है n होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 से लेकर 100 तक का योग निकालेंगे, उनमें से एक को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें एक लेना नहीं है। तो क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक का योग निकालेंगे, उनमें से एक का माइनस कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, n जो है टोटल 1 से लेकर 100 तक, यानी कि कितने n है टोटल 100 n है, n प्लस 1 यानी कि 101/2। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। 50 इंटू 101 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब 101 को किसी भी संख्या से यानी कि AB से गुना किया जाएगा तो क्या बन जाता है, AB बनता है। जब 1001 को ABC से गुना किया जाएगा तो क्या बनता है, ABC बनता है। ये सब जो है आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस तरह के कैलकुलेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं पता है तो आप गुना करके भी देख सकते हैं, आपका उतना ही आएगा, 50 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ गया, योग आ गया, कितने का 1 से लेकर 100 तक आया योग आया। तो इसमें क्या करना होगा, हमें एक माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 49 और 50 यानी कि 50 49 आपका क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 100 तक का योग आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, औसत यानी कि एवरेज चाहिए। तो एवरेज चाहिए तो टोटल कितनी संख्या है, 2 से लेकर 100 तक, यानी कि टोटल 99 संख्या। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 × 45 यानी कि 495 तो 5 4 9 तो 9 9 आपका कितना हो गया 99 से थे, यानी कि 51 आज आपका आएगा। यानी कि 50 49 को भाग करेंगे 99 से तो आपका कितना आएगा 51 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर, मीडियन यानी कि माध्यिका, ऑफ द नंबर यानी कि इन सारे संख्याओं का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो माध्यिका निकालने की तरीका क्या होता है, जो भी आपका नंबर दिया गया है यानी कि जो भी संख्या दी गई है उनको क्या करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, छोटी संख्या देखेंगे तो छोटी संख्या सबसे कौन है, 15 है। 15 के बाद जो है आप उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। 18 कितने बार आपको दिख रही है, 2 बार। 18 एक आपका यहाँ पर 2 बार है। फिर उसके बाद आपका क्या दिख रहा है, 23 है। 23 के बाद आपका 27 है। 27 के बाद क्या है, 29 है। यानी कि 23, 27 और यहाँ पर आपका 28 भी है, सॉरी यहाँ पर बीच में आपका 28 भी है। तो 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद आपका यहाँ पर 30, 31, 32 आपका 2 बार है। तो 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 आपका ठीक है, 30 एक बार ही है। 30, 31, 32 आपका कितने बार है, 2 बार है। 32 आपका यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार। 32 2 बार है तो 32 आपका 2 बार हो गया यहाँ पर। फिर और एक कौन सी संख्या बन गई, 35 आपका यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर टोटल संख्या गिन लेंगे कि जितनी ऊपर थी उतनी नीचे लिखी गई है या नहीं। तो आपका टोटल ऊपर था 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। नीचे आपका 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 है। तो सही है बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सभी नंबरों को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, बीच की संख्याएं ढूंढनी होती है। तो टोटल कितने नंबर है, 12 नंबर है। तो 12 नंबर में से क्या कर देंगे, 12 नंबर में से अगर हम 6वीं और 7वीं संख्या को अलग कर ले तो इधर भी आपका क्या बचेगा, 5 संख्या, इधर भी 5 संख्या बनेगी। यानी कि इस तरीके से 5 संख्या इधर आपका हो गया, इस तरीके से 5 संख्या इधर हो गया। तो हमें क्या करना है, 28 और 29 के बीच की संख्या देखनी है। तो 28 और 29 के बीच की संख्या कितनी होती है, 28.5 होता है। 28 और 29 के बीच की संख्या क्या होती है, 28.5 होती है। अगर आप नहीं निकालना जानते डायरेक्ट बीच की संख्या, तो इसको क्या करेंगे, 28 और 29 का योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 57 हो जाएगा। टोटल कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28.5 आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपका सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 477 रुपये है। तो निवेश की गई राशि क्या है, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है कि क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/25 होगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/5। तो यहाँ पर जो है कितने समय के लिए बोला जा रहा है, ब्याज लगता है 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर से पता चल रहा है कि 25 यूनिट पर, पहले साल में 25 यूनिट पर 3 यूनिट का ब्याज लग रहा है। यानी कि 25 यूनिट की राशि कितनी यूनिट में हो जाएगी, 28 यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे कितने बार होगी, 2 बार होगी, यानी कि 2 साल में होगी। तो 25 फिर रहेगा और 3 यूनिट की ब्याज तो कितनी हो जाएगी, 28 यूनिट। इधर गुणा करेंगे तो आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। कितनी क्या रहेगी, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और इधर जब आप गुना करेंगे तो क्या रहेगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन रहेगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 × 25 आपका कितना होता है, 625। और 28 × 28 कितना होता है, 784 होता है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है यूनिट में। और 784 आपका क्या है, 784 आपका मिश्रधन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 784 माइनस 625 करेंगे तो कितना यूनिट आता है, 784 माइनस 625 करेंगे तो 75 और 84, 5 4 9 8 7 15, यानी कि 159 यूनिट दोनों का अंतर आता है। जो कि आपका क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि 159 यूनिट क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जो कि रुपये में कितना दिया गया है, 477 रुपये दिया गया है। यानी कि 159 यूनिट का वैल्यू कितना है, 477 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटेंगे यहाँ पर तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राशि क्या है। तो राशि यहाँ पर कितनी थी, 625 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 625 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 में 625 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 × 75, 6 × 18, यानी कि 1875 रुपये क्या हो जाएगा, ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल
सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए तथा बी के वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर का अनुपात कितना, 11:1 है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर 11:1 है। तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी के वेतन का योग जो है कितना है, 11 यूनिट है। कितना यूनिट है, 11 यूनिट है। कितना, 11 यूनिट नहीं बोलकर यहाँ पर सिर्फ 11 लिखेंगे। क्या दिया गया, 11 है। और उनका अंतर जो है कितना है, उनका अंतर यहाँ पर दिया गया 1 यूनिट है। तो हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए की राशि, यानी कि ए कितना कमाता है और बी कितना कमाता है, यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्लस भी माइनस भी चला जाएगा। ए जो है कितना कमाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 2a जो है कितना हो जाएगा, 11 1 12। ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ए जो है 6 रुपया कमाती है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए इसे हम लोग पहला इक्वेशन बोलते हैं, तो पहला इक्वेशन में अगर ए का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि ए जो है 6 यूनिट कमाती है और बी जो है 5 यूनिट कमाती है। दोनों के यहाँ पर जो है कितना है, योग जो है 11 है, तो 6 5 11 सही है। 6 - 5 तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 6:5 है। यहाँ पर से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आप परीक्षाओं में आपको इतना करना नहीं, आप डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए कि अगर योग 11 है, अंतर 1 है, तो दोनों का कितना अनुपात में आएगा, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए इस तरीके के प्रश्न में। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ गया, 6:5 आ गया। मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया है वैसे। तो यहाँ पर जो है फिर बोला गया, दूसरे लाइन में बोला गया कि बी तथा सी जो है, बी तथा सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात फिर जो है कितना दिया गया है, 11:1 दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि बी का वेतन और सी का वेतन, आप चाहे तो इस तरीके से वापस करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे तो आपकी समय की बचत होगी परीक्षा में। तो डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, मैं एक आपको बेसिक समझा दिया है, आपको दूसरे वाले को मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो है 11 1 12, तो बी का कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 6 यूनिट इसका हो जाएगा आपका क्या, वेतन हो जाएगा। और बी का सी का वेतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:5 और बी और सी के वेतन का अनुपात 6:5 हो गया। तो फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन कितना है। माना कि उनके वेतनों का योग 18,200 रुपये है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अब हमें ये करना होगा कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बी का वेतन एक जगह 5 यूनिट है, दूसरी जगह 6 यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, बी का वेतन बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 5 से होल रेशियो को गुना करेंगे, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 छक 36, 6 पचे 30, 5 पचे 25 होगा। ये आपका क्या हो गया, तीनों के वेतन का अनुपात हो गया। योग कितना हो जाएगा यूनिट में, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 अब 25, 6 5 11, 41 अब 20, 41 अब 20, 61 61 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 91 यूनिट। और इस 91 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 18,200 रुपये दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 91 से 18,200 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 200 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200 रुपये। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बी का वेतन कितना है। तो बी का वेतन जो है यूनिट में कितना था, 30 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 200 है तो 30 यूनिट का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 तिया 6,000 होगा यहाँ पर। यानी कि बी का वेतन कितना था, 6,000। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही कोई स्पोर्ट कार किसी रेसिंग ट्रक पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय लेती है। तो 9 मिनट में एक चक्कर को पूरा करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। सबसे पहले हमें जो है क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर बाद में हमें क्या चाहिए, चाल भी चाहिए। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए चाल, तो पहला चाल कितना था 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे जो है कितने समय के लिए ट्रैवल करता है, 15 मिनट के लिए ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर जो आपकी चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो आपका समय भी होना चाहिए किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। तो ये आपकी दूरी हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पीड यानी कि चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये तो दूरी हो गई ऊपर। नीचे अब बोला जा रहा है कि इसी दूरी को 9 मिनट में तय करना है। तो ऊपर जो आपकी दूरी है किस में है, किलोमीटर में है। तो नीचे जो आपका समय है किस में है, मिनट में। तो मिनट को क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा। हल करेंगे आपकी स्पीड यानी कि चाल आ जाएगी। तो 60 से 60 चला जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1 और 2 यानी कि 12 बार में चला जाएगा। तो 15 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये आपकी क्या आ गई, नई चाल आ गई। लेकिन यहाँ पर आपसे नई चाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी जो है उसकी गति जो है बढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि अगर पहले उसका स्पीड 108 किलोमीटर था तो इसमें कितना किलोमीटर जोड़ दे कि उसकी जो है उसी दूरी को 9 मिनट में तय कर ले। तो कितना होना चाहिए, क्या करेंगे, 180 - 108 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर आ जाएगा। जो कि उस आदमी को जो है ये जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है इतनी चाल उसको बढ़ानी होगी 9 मिनट में उस दूरी को तय करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में दिए गए क्या दिए गए, प्लेयर के नाम दिए गए सारे, यहाँ पर प्लेयर के नाम दिए गए। फिर क्या दिया गया, सभी के द्वारा जितने मैच खेले गए वो दिया गया, जितने रन बनाए गए वो दिया गया, जितने 50 बनाए गए, जितने 100 बनाए गए, वो सारी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन, शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है शिखर का टोटल रन यहाँ पर आपका 1050, कितना है, 1050 रन। औसत निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, टोटल मैच से डिवाइड करेंगे यानी कि 25 से भाग करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 चौक 100, 50 बच गया तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 42 औसत आएगा शिखर का। फिर जो है यहाँ पर रोहित का भी हमें औसत निकालना है। तो रोहित जो है कितने रन बनाता है, 840 रन बनाता है, और टोटल कितने मैचों में बनाता है, तो टोटल 20 मैचों में बनाता है। तो 20 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 चला गया। 84 को 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 42 आएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि शिखर का भी औसत कितना है, 42 है, और रोहित का भी औसत कितना है, 42 है। तो दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोटर कार मरम्मत कराने के बाद और उससे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मरम्मत कराने के बाद जो है मोटरसाइकिल, जो भी है मोटर है या मोटरसाइकिल, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। लेकिन उससे पहले जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती थी। फिर बोला गया कि मरम्मत करने के बाद वह 6 घंटे में यक्ष दूरी तय करती है। तो मरम्मत कराने से पहले 5 यक्ष दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो अभी मैंने जो है कुछ ही क्वेश्चन पहले आपको बताया है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितने घंटा हुआ जो है ट्रैवल किया, 6 घंटा ट्रैवल किया। यानी कि दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल इंटू समय यानी कि 72 इंटू 6 करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यक्स का वैल्यू आ जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना हो गया, 72 इंटू 6, यानी कि यक्स का वैल्यू इतना दूरी होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 यक्स दूरी है। तो अगर यक्स का वैल्यू इतना है तो 5 यक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, ये नई टोटल दूरी हो गई। इसी दूरी को क्या बोला जा रहा है कि इसी दूरी को इस चाल से, यानी कि मोटरसाइकिल मरम्मत होने से पहले की चाल से अगर चले तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आपको बताया गया कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी ऊपर है,
चाल कितना है 54 है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 18 तिया 54, 18 चौक 72, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, पचे क्या हो जाएगा 40 आवर होगा, जो कि मोटरसाइकिल को लगेगा उस दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुना संख्या के व्यक्ति समान कार्य के आधे कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि कुछ व्यक्ति 84 दिन में पूरा करते, तो मान लेते कि पहले जो है आदमियों की संख्या, क्या मान लेते कि पहले जो है आदमियों की संख्या क्या थी, यक्स थी, पहले आदमियों की संख्या यक्स थी। तो कुल कार्य बराबर आपको बताया गया है काफ़ी बार कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। क्या होती है, आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या। तो आदमियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर यक्स है। मान ली कि पहला बार में क्या है, यक्स है। यक्स आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, 84 दिनों तक काम करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल कार्य यानी कि कुल काम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुल काम का अगर आधा काम करना हो और जो है व्यक्ति की संख्या क्या हो, पहले से दुगनी है, यानी कि पहले अगर यक्स था, पहले क्या था, यक्स आदमी था, तो अब कितने होंगे, 2x आदमी होंगे। तो इसी काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दिनों की संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया, डी से इसे डेज यानी कि डी से इसे डिनोट कर दिया। तो मैन इंटू डेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो है समान कार्य को कर रहे, इसी का आधा काम जो है इस आदमी के द्वारा किया जा रहा है। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स से यक्स चला जाएगा, 2 से 84 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 42 बार में, और इधर 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 21 बार में, यानी कि डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 21 डेज, यानी कि दोगुना आदमी के द्वारा और कुल काम का आधा काम 21 दिन में कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 360 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गेंद बनाई जा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी जो गेंद होती है वो कैसी होती है, स्फीयर होती है, यानी कि गोलाकार होती है, गोला के आकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो एक बड़े गोलों को एक अन्य गोलों में बदला जा रहा है। तो किसी भी जब उसके किसी भी बड़े आकार को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर बदला जाता है। तो हमें क्या चाहिए, उस गेंद का, यानी कि गेंद कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो गोला का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये आपका क्या होता है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4/3 पाई, ये जो है बड़े वाली जो है गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस ये जो है क्या दिया गया है, 360 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो आधा कितनी हो जाएगी, 180। 180 को कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि r क्यूब है। ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले गेंद की टोटल वॉल्यूम यानी कि कुल आयतन होगा। इसको क्या कर रहा है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद में बदल रहा है। तो दूसरा भी जो गेंद बनाएगा वो भी स्फीयर होगी, तो उसका भी आयतन का फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r क्यू। तो इसका r कितना है, 45 इंटू 45 इंटू 45, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले गेंद का वॉल्यूम। लेकिन इसका ये जो छोटा गेंद बना रहा है वो कितने गेंद बनाएगा, तो मान लेते x गेंद बनाएगा तो इंटू x कर देते। दोनों का आयतन समान है तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा। 45 180 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। फिर दूसरा 45 180 तो 4 बार में चला जाएगा। तीसरा 45 180 तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट चुका है, तो 4 4 ये नहीं लेंगे। यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। यानी कि जो बड़े गेंद को पिघलाकर छोटा गेंद बनाया जाएगा तो कितने गेंद ऐसे बनाए जाएंगे, 64 गेंद बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है। यदि उसका मासा यानी कि एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो होती है, दो संख्या होती है, वो जो संख्या होती है क्या होती है, एच एक्स होती है, दूसरी क्या होती है, एच वाई होती है। यानी कि कोई भी संख्या में उस संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम पहले से ही गुणज होता है। और अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात जो बचेगा वो क्या होगा, आपस में को प्राइम होंगे। कैसे होंगे, सह-अभाज्य होंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं का अगर गुणा किया जाता है तो किसके बराबर है, एक तरीके से दिया गया 6845 के बराबर है। और एचसीएफ यानी कि एच का वैल्यू कितना दिया गया है, 37 दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है पहले वाले एच के जगह 37 पुट करेंगे तो 37x इंटू क्या हो जाएगा, 37y हो जाएगी दोनों संख्या, जो कि गुणज के बराबर कितना है, 6845 है। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 37 से एक बार में आपका चला गया 37, यहाँ पर आपका 40, तो 40 आपका हो जाता है 28 और 4 32, तो आपका लगभग जो है 8 बार में आएगा। फिर जो है 7 × 5 = 35 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एक बार में 37 से चला गया, 37 से फिर काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। तो x इंटू वाई बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। और एक्स वाई क्या है, उन दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर है। तो 5 का को प्राइम जो है, को प्राइम फैक्टर ने को प्राइम संख्याएं हैं। तो 5 का एक्स वाई क्या वैल्यू पुट करे कि आपस में क्या हो, को प्राइम हो। तो x का वैल्यू क्या मान सकते, 1 मान सकते, इसका 5 मान सकते। दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपस में 5 ही आएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू या फिर डेसिमल में नहीं मान सकते। जब भी मानेंगे तो आप इंटीजर में मानेंगे और ऐसा अंक मानेंगे जो कि आपस में को प्राइम होना चाहिए। तो एक x का वैल्यू मान लिए कि 1 है, दूसरा का क्या मान लिए, 5 मान लिए। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या वही होगी जिसका वैल्यू यहाँ पर जो है ज़्यादा होगा। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका मान जो है 5 हो। यानी कि ये जो है मान लेते हैं x का मान 1 है और y का मान क्या है, 5 है। यानी कि y का वैल्यू जिसमें पुट किया जाएगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच वाई का हम एक तरीके से वैल्यू निकालेंगे तो एच वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है, 37 और आपका y कितना है, 5 है। तो 37 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 185 होगा, यानी कि 185 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका एकदम पूरा बेसिक तरीका से आप इस तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 12,000 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना रुपये होना चाहिए कि 16% छूट देने के बाद दुकानदार को 12% का लाभ हो। तो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 100% में 12% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा होगा, 112% में बेच रहा होगा। और यहाँ पर मैं ये भी बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% के समान पर 16% का छूट दे रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा होगा, 84% में बेच रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य से हमें क्या चाहना होगा, पहले जो है यहाँ पर दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपये। सीपी से हमें कहाँ जाना होगा, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में जाना होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 112%। विक्रय मूल्य से हमें किस में जाना होगा, अंकित मूल्य में जाना होगा। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 84%। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंट चला गया, यहाँ पर काटेंगे 7 से तो 12 से 84, 7 से तो 7, 1 7 6 42, 12 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 1000 बार में। 16 × 1000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16,000, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 16,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम लोगों ने चयनित किए जाते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना हो जाता, 3:5 हो जाता। तो जॉब के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कमी किस में की गई,
कुल आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में कमी की गई। तो यहाँ पर बोला गया अनुपात में कि 14 यूनिट जो है चयनित थे और 25 यूनिट अचयनित थे। तो दोनों का योग अगर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो 14 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा, 39 यूनिट, यानी कि 39 यूनिट लोगों ने क्या किया था, आवेदन किया था। उनमें से बोला कि 35 अगर कम लोगों ने आवेदन किया होता, ये आपका रेशियो के हिसाब से अभी चल रहा है। ये जो आपका क्या है, टोटल आवेदन करने वाले ये जो है कुल संख्या है 39 यूनिट। कितना है, 39 यूनिट। फिर जो है बोला कि 10 कम लोग जो है चयनित होते, तो चयनित का जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, 14 यूनिट, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 यूनिट। फिर बोला गया इस 14 यूनिट में अगर 10 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो कितना अनुपात हो जाता, 3:5 हो जाता। इस तरीके से हो जाता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है, यानी कि 39 यूनिट का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर पहले इक्वेशन की तरीके से यहाँ पर बैठाऊंगा। जैसे कि क्या करेंगे, 39 यूनिट माइनस क्या हो जाएगा, 35 बटा 14 यूनिट माइनस 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो ये आपका अनुपात नहीं बनेगा, ये अनुपात नहीं बनेगा, क्योंकि इधर जो क्या है चयनित उम्मीदवार है। तो चयनित उम्मीदवार क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 यूनिट होगा। सॉरी यहाँ पर जो है 3:5 नहीं होगा, क्या होगा, 8:, क्या होगा। और चयनित जो है कितने थे, 3 यूनिट थे, तो 8:3 होगा। कितना होगा, 8:3, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 8/3 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 39 थिया 9 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, यानी कि 108 यूनिट माइनस 35 तिया आपका 105 हो जाएगा, बराबर 14 8 112 यूनिट आपका 9 सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ जो गलती कर दिया, यहाँ पर 9 तिया 27 होगा। आपका कितना होगा, 9 तिया 27, साथ में 2 3 तिया 9 2 11 होगा, यानी कि 117 यूनिट होगा। सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था, कितना होगा, 117 यूनिट होगा। इधर फिर से गुना कर लेंगे तो 14 8 112 माइनस 8 दही आपका कितना हो जाएगा, 80। 117 में से 112 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 यूनिट। इधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 5 25 25, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने लोग हैं, 5 लोग, यानी कि 5 आदमी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 39 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यानी कि टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 39 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 में 39 से गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, 195, यानी कि शुरुआत में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 195 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है। तो औसत निकालने से पहले क्या करेंगे, उनका योग निकालना पड़ेगा रनों का। तो जोड़ेंगे, विराट कोहली ने कितना बनाया, 900, रोहित ने 840, शिखर ने 1050 और सुरेश ने 450। सभी को जोड़ेंगे तो 1050 और 450 तो 1500, 1500 900 आपका 2400, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 3240। इतना टोटल रन बनाया गया। औसत निकालना है तो टोटल कितने बल्लेबाज थे, 4 बल्लेबाज थे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 8 32 4 1 0, यानी कि उन 4 बल्लेबाजों द्वारा कुल रनों का औसत कितना है, 810 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी 4 बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि कुल रन जो है जोड़कर कितने आए थे। तो कितना आया था, 3240। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3240, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। परीक्षाओं में भी आप क्या करेंगे, ग्राफ जब भी आपको बनाने को देखने को मिले तो आप ग्राफ को जो हमेशा साइड में बनाया करेंगे, ताकि आपका कैलकुलेशन अगर कहीं पर समान हो तो उसमें समय की बचत हो सके। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर देखा कि योग आपका समान था, यहाँ पर सेम था, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आंसर लगा दिया। आप भी परीक्षाओं में इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए जो है किसी काम के 50% भाग 16 दिनों में कर सकता है।
तो कोई भी व्यक्ति का काम कितना होता है 100%, तो 50% अगर 16 दिन में, यानी कि आधा काम 16 दिन में करता है तो पूरा काम कितना करेगा 16 दूनी 32 दिन में करेगा, यानी कि ए जो है टोटल काम 32 दिन में करता है। फिर बोला कि बी उसी काम का 1/4 भाग 1/4 भाग 24 दिन में पूरा करता है। तो बी जो है टोटल काम कितने दिनों में पूरा करता होगा, अगर 1/4 भाग 24 दिन में पूरा कर रहा है तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे 24 × 4 यानी कि 96 दिनों में पूरा करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक साथ काम करते हुए काम का 7/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। ये आप हमेशा टाइम एंड वर्क में याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे 32 और 96 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 96। 96 को 32 से भाग करेंगे तो 3, 96 को 96 यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पर से पता चलता है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, बी की कितनी है 1 है। दोनों का मिलकर जो है कितना काम करेंगे डेली 3 है 1 4 यूनिट काम करेंगे। और टोटल जो है कितना काम करना है 96 काम करना है, लेकिन बोला जा रहा है इस टोटल काम का 7/4 काम करना है। तो 96 का 7/4 काम करना है। तो समय बराबर क्या होता है टोटल वर्क बाई क्या होता है कार्य क्षमता होता है। तो ऊपर में टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, नीचे क्या है 4 यूनिट ये कार्य क्षमता है। तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 आपका कहाँ चला जाएगा, ये जो है 4 से आपका कितना हो जाएगा 24 × 96, ये 4 से आपका कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24, 7 × 6 आपका कितना आ जाएगा 42 दिन आएगा। यानी कि दोनों मिलकर उस काम का 7/4 भाग कितने दिनों में करेंगे तो 42 दिनों में करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है 2 संख्या के बाद पहले पॉइंट है, इधर भी 2 संख्या के पहले पॉइंट है, यानी कि 2 2 4 संख्या के पहले पॉइंट है। अगर गुना किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पे पावर -4 लिख सकते हैं। अंदर क्या बचेगा 56 × 36 प्लस आपका क्या हो जाएगा 42 × 32। नीचे भी जो है उसी तरीके से करेंगे, आपका गुना करेंगे तो कितना आपका बच जाएगा। यहाँ पर 2 संख्या के पहले पॉइंट है, 1 संख्या के पहले, यानी कि टोटल 3 संख्या के पहले पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा आपका 10 पे पावर -3, नीचे आपका कितना हो जाएगा 8 × 21। अब क्या करेंगे हल कर लेंगे, हल करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 8 से क्या देखेंगे दोनों में कट रहा है, 8 से यहाँ पर नहीं कटा, 4 से काट के देख लेंगे। 4 से तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 से 56 कटेगा तो 14 × 56, 4 से यहाँ पर 32 कटेगा तो 4 × 8 = 32 हो गया। फिर क्या देखेंगे यहाँ पर 7 से देख लेते तो 7 3 आपका क्या हो गया 21, 7 दूनी 14, 7 × 6 = 42 हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से 36 कटेगा तो 6 बार में 6 से यहाँ पर चला जाएगा। अब क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 10 पे पावर 4 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +4, यानी कि नीचे कितना बच जाएगा आपका 10 बचेगा। ऊपर आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 + 8, तो 12 8 आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 0 1 0 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आएगा 2 यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमन की वार्षिक आय 20 लाख बढ़ गई, लेकिन आय पर कर जिसका जो है उसे भुगतान करना है वह 20% से घटकर 16% हो गया। अब वह जो है पहले के बराबर की राशि का कर जो है भुगतान करता है, यानी कि पहले जितना जो है टैक्स दे रहा था अब भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी जो है नई कुल आय क्या है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सबसे पहले जो है उसका आय कितना था, बढ़ने से पहले उसकी आय मान लिया हम लोगों ने क्या था x लाख थी। क्या मान लिया हम लोगों ने कि उसकी पहले क्या थी x लाख थी। उस पर बोला जा रहा है कि पहले वाली धनराशि पर 20% का टैक्स लगता था, यानी कि x रुपये पर क्या लगता था 20% का टैक्स लगता था। लेकिन जब बोला कि उसकी आय में वृद्धि हो गई तो पहले x अगर आय था उसमें कितनी वृद्धि हुई 20 लाख की वृद्धि हुई, यानी कि नया आय टोटल कितना हो गया x + 20। अब बोला कि नया आय जब हुआ उसका तब उस पर जो है कितना % का टैक्स लगता है 16% का टैक्स लगता है। तो x + 20 का क्या हो जाएगा 16% टैक्स। और बोला गया कि दोनों के रूप में टैक्स क्या होते हैं बराबर, यानी कि कर बराबर लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर का साइन। हल करेंगे आपका x का वैल्यू आ जाएगा पहले
तो हल करेंगे यहाँ पर, तो परसेंट चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 चक 16, हल करेंगे तो 5x, यहाँ पे 4x, तो 5x में से 4 गया तो x, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 80 लाख आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी नई कुल आय क्या है। x हम लोगों ने क्या माना था, पहले वाली आय मानी थी। तो यहाँ पर जो है नया आय आपका निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का 80 लाख प्लस 20 लाख, तो कितना हो जाएगा टोटल 80 या 20 100 लाख होगा, यानी कि उसकी नई आय कितनी है 100 लाख है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण कामगारों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। फिर बोला गया कि यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर अगर जो है डायरेक्ट इस तरीके से जो हम लोग निकाल सकते हैं कि महिलाओं का जो है कुल मिलाकर दोनों में जो है, यानी कि ग्रामीण में भी और शहरी में कुल मिलाकर महिलाओं का कितना प्रतिशत हो, ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ग्रामीण में जो है कितने प्रतिशत महिलाएं थे 20%, और अनुपात में कितना वैल्यू था 3 यूनिट वैल्यू था, तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, प्लस शहरी में कितने थे शहरी में जो है कितने थे, यहाँ पर 25% थे, यहाँ पर शहरी है तो 25% को यहाँ पर क्या करेंगे 25% को 2 से गुना कर देंगे, और कुल जो है महिलाओं का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 3 60 प्लस 25 दूनी 50% बटा आपका कितना हो जाएगा 5, तो 60 और 50 आपका कितना हो जाता है 110 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 22%। कितना आ गया यहाँ पर महिलाओं की कुल जनसंख्या में जो है कितना प्रतिशत महिलाएं 22%। तो किसी भी कार्यालय में जनसंख्या टोटल कितनी होगी 100%। कोई भी संख्या का खुद में जो है कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो अगर 100% में से 22% महिलाएं यानी कि वोमेन है तो पुरुष जो है कितने होंगे 100 - 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 78%, यानी कि कुल जनसंख्या में से 78% क्या है पुरुष यानी कि मेल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।